हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया था, E इक्वल्स टू mc², और इस डेरिवेशन में हम लोगों ने निकाला था काइनेटिक एनर्जी m माइनस m नॉट c², वेयर m नॉट वॉज द रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल। अब हम लोगों ने कहा था कि इससे आगे हम लोग इसके केसेस पढ़ेंगे या फिर इसमें जो पार्ट्स है छोटे छोटे वो पढ़ेंगे। ए पार्ट इसका करेंगे, लिखेंगे इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस कौन सा होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस वो होता है जिसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम हो। देन v अपॉन सी क्या होगा, वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, यही होगा। अब हम लोगों को निकालनी है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² होती है। देखते हैं वो आती है या नहीं आती है। अब एज हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी थी E के, उसकी वैल्यू थी m माइनस m नॉट c²। m क्या है यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक मास, तो m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v² ओवर 1 माइनस v² ओवर c², और माइनस m नॉट c²। यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, m नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए, m नॉट कॉमन लेते हैं। आप एक काम करो, m नॉट यही छोड़ दो, यहाँ पे 1 माइनस v² ओवर c² की पावर माइनस 1/2। यहां पे क्या बचा, माइनस m नॉट c²। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे तो E के इज इक्वल्स टू m नॉट 1, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 v² ओवर c², और आगे की जो टर्म्स है उनको हम लोग कर देंगे हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट। यहां लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये सब तो नेग्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे एक मिनट, मल्टीप्लाई में c² भी था क्या, एक बारी में ये लिख लो आप लोग। हाँ, ये c² भी तो आएगा ना इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये c² यहाँ भी आएगा, c² यहाँ भी आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे E के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से m नॉट, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c², यहाँ से पुट करेंगे तो प्लस हाफ m नॉट v² ओवर c² इंटू c² माइनस m नॉट c²। m नॉट c² से m नॉट c² कैंसिल, यहाँ c² से c² कैंसिल, हाफ m नॉट v²। m नॉट क्या है, रेस्ट मास। काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता है, हाफ mv² होती है, यही होती है ना, हाफ mv²। पर v अपॉन सी वेरी वेरी लेस देन है, तो m की वैल्यू क्या होती है, m नॉट अपॉन √1 माइनस v² ओवर c²। जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो m अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² होती है, m बराबर m नॉट है तो हाफ m नॉट v², यही आनी चाहिए। यहाँ से यही आ रही है ना, तो हमारा इसका मतलब जो आइंस्टीन ने रिलेशन दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे में जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m नॉट v² आ गई। नोट कर लो इसको, नोट करो इसको। अब इसका बी पार्ट करते हैं जिसमें रिलेटिविस्टिक निकालेंगे, जिसमें यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर रहे।
बी पार्ट है रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। रिलेटिविस्टिक का मतलब जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो। रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हमें निकालना है, फॉर्मूला आएगा इसका, देखिएगा। शुरू करते हैं इसको। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन होता है E=mc²। m की जगह वैल्यू पुट करते हैं m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहां से क्या आएगा c²। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा E² m0² c⁴ अपॉन 1 - v²/c²। इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, एंड एज मोमेंटम p होता है mv, m की जगह वैल्यू रखेंगे m0 अपॉन √1 - v²/c²। और यहाँ पे v दोनों तरफ इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो p² m0² v² c², नहीं c² नहीं है ना, m0² v²/1 - v²/c²। इक्वेशन 2 नोट करो यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे c है ना, यहाँ पे इसको भी c लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे c² से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय c²। c² से इसको मल्टीप्लाई करें तो p² c² m0² v² c² 1 - v²/c²। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। ये रिलेशन निकालना है इसका, तो देखिएगा क्या आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा E² या -p² c²। इधर क्या आएगा m0² c⁴ अपॉन 1 - v²/c² माइनस m0² v² c² अपॉन 1 - v²/c²। एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, वो हम अभी कर देंगे। इतना लिखो पहले आप। अब इधर का मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, यहां से सॉल्व करें, यहां से एलसीएम लेके। उधर क्या बचा, हम लोग एक काम करते हैं, m0² c⁴ पूरा ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तो बचा 1 माइनस, वहां से बचा v² और अपॉन c²। इससे ये पूरा कैंसिल, यहाँ से E² माइनस p² c² = m0² c⁴। तो E² की वैल्यू आ गई p² c² प्लस m0² c⁴। यहाँ से E की वैल्यू आई √p² c² प्लस m0² c⁴। ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन
एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, जो कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। नोट करो इसको। तो ये वाला इसका बी पार्ट कंप्लीट हो गया यहां से। अगला हम लोग सी पार्ट करते हैं इसका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखेंगे। अभी तो ये टोटल एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आया था। सी है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन। अब इसको निकालते हैं, सिंपल है। हम जानते हैं जैसे टोटल एनर्जी E होती है, अभी उसका फॉर्मूला निकाला अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू, वैसे टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी और इसमें मोमेंटम है, हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये वाला काम हमारा आएगा नहीं, दो को करते हैं। स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बराबर ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से ये सेम ही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2e के एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, यहाँ से e के स्क्वायर प्लस 2e के एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से e के स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर ओवर ई के। और यहाँ से अगर मैं अंडर रूट कर दूँ p से उठा के यहाँ से, तो ई के अपॉन सी यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर ओवर ई के की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। नोट करो उसको। तो ये हमारा इसका सी पार्ट हो गया, लास्ट डी पार्ट और बचा है। अब इसका डी पार्ट करते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना। डी पार्ट है पार्टिकल with 0 रेस्ट मास, यानी कि दैट इज
जीरो रेस्ट मास यानी एम नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा देन ई की वैल्यू होती है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, मास 0 हो गया। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो पी सी। अब पी की वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है एम वी सी, इक्वेशन 1। अब फ्रॉम आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी मास रिलेशन या मास एनर्जी रिलेशन कुछ भी बोल देना, क्या होता है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, E E M M C C, V की जगह एक और C आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, C के बराबर। यानी कोई पार्टिकल जिसका रेस्ट मास अगर 0 रहे तो वो पार्टिकल हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। जैसे कि हमारे लाइट के फोटोन्स होते हैं, वो फोटोन जो होते हैं उनका रेस्ट मास 0 होता है, इसीलिए वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर पाते हैं। नोट करो इसको। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना, दैट इज अ पार्टिकल ऑफ 0 रेस्ट मास, यहां पे लिख लेना दैट इज अ पार्टिकल ऑफ 0 that is a particle of 0 rest mass always moves with speed of light, always moves with speed of light। नोट करो, यहां तक अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी तक अपन ने जो भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं किसके लिए, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, लेंथ में क्या चेंज आ रही है, टाइम में क्या चेंज आ रहा है। अब ये देखेगा कि अभी तक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे थे, मतलब ट्रांसलेशन मोशन, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे ट्रेन चल रही है। अब होगा रोटेशन, यानी कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया जाए किसी एंगल से तब क्या होगा, तो वही लिखेंगे, वही करेंगे हम लोग। इसके लिए सिर्फ एक डायग्राम है जो कि अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी का आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम समझते हैं अपन लोग।
मान लेते हैं सबसे पहले कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ये रहा, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एस। ये एक्स एक्सिस है इसका, ये वाई एक्सिस है इसका, और ये जेड एक्सिस है इसका, ये इसका ओरिजिन है ओ। यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, 2D में है, मतलब एक प्लेन में है, हम जेड एक्सिस की बात नहीं करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो ये इसके एक्सिस हो गए। यहाँ पे देखिए, ये मैं पॉइंट दे देती हूँ ए और ये मैं पॉइंट दे देती हूँ बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो इसका वाई एक्सिस है, यानी ये डिस्टेंस तो इसकी क्या है? वाई। मैं यहाँ की जगह पे यहाँ लिख देती हूँ, पैरेलल ही तो है, यहाँ की जगह यहाँ लिख देती हूँ, ये है क्या है? ये वाई। और ये वाली जो चीज है वो क्या है? एक्स। पहला काम खत्म। अब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे एस डैश, जो इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे रोटेट हो रखा है, मतलब ऐसे। ये है एक्स डैश, ये थीटा एंगल पे यहाँ पे रोटेट हो गया। तो जब जितना ये रोटेट हुआ तो उतना ही इसको रोटेट होना पड़ेगा, वाई डैश। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एस डैश। ये जब थीटा से रोटेट हुआ तो ये भी थीटा से रोटेट होगा, पर इसको इस तरह से रखा जाएगा कि इनके जो जेड एक्सिस हैं वो रोटेट ना हो, सिर्फ प्लेन में पूरी बात करी जाएगी। इसी पॉइंट के जब एस में पॉइंट एक्स वाई थे तो एस डैश में पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग एक्स डैश वाई डैश। तो अब इससे इन पर प्रोजेक्शन डालेंगे, ये ले लेते हैं हम लोग सी, और ये हम लोग ले लेते हैं पॉइंट डी। ये वाला y एक्सिस है जिसको हम y डैश बोलेंगे क्योंकि s डैश पे है, और ये वाले को हम बोलेंगे x डैश। इस डायग्राम को बनाओ, एक बार दोबारा इसको मैं समझा दूंगी। दोबारा से समझिएगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S जिसके पॉइंट है पी एक्स वाई, पी का यहाँ पे प्रोजेक्शन ओ ए इक्वल्स टू पी बी तो हो गया x, और पी ए इज इक्वल्स टू ओ बी हो गया y, और S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इससे थीटा पे रोटेट हो रखा है, तो उसका x डैश तो क्या हो गया? इसका x कोऑर्डिनेट OC और y कोऑर्डिनेट हो गया y डैश PC। ठीक है, अब इससे आगे का काम हमें करना है तो वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। Let the coordinates of a point P, और एक चीज और, यहाँ पे ये O है तो ये यहाँ पे O डैश भी यहीं पे होगा, क्योंकि पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, Z एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, बस ये चेंज हो रहे हैं। Let the coordinates of a point P, let the coordinates of a point P in frame S क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। x किसके बराबर है? OA के बराबर, और पैरेलली देखा जाए तो PB के बराबर। OA इज इक्वल्स टू PB। y कोऑर्डिनेट देखा जाए तो PB और OB के बराबर, OB और PA के बराबर। इक्वेशन 1। अब S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, पहले वहां तक लिख लो, फिर मैं उसको मिटा के करूंगी क्योंकि डायग्राम यही बने रहने देना है मेरे को। नोट करो इसको।
आगे लिखते हैं, let another frame S dash, let another frame S dash is inclined at angle theta, is inclined at angle theta in such a way that origin and z axis, origin and z axis कोइंसाइड, ये तो बता भी दिया, थीटा एंगल पे है और एक्स और वाई रोटेट होंगे, ओरिजिन और जेड एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट पी let the coordinates of the same point P in S dashed frame, S dash frame में क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट्स होंगे x डैश और y डैश। x डैश क्या है, OC, पैरेलल देखा तो PD, और y डैश की बात करें तो ODPC। इक्वेशन सेकेंड नोट करो यहां तक। एंड ये चीज ध्यान रखना, ये चाहे हर जगह लिख लेना, z इक्वल्स टू z डैश चल रहा है। अब हमें काम करना है इसमें, ए पॉइंट से इस पी डी लाइन जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो बिल्कुल सीधा, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी 90 क्योंकि, और ये भी 90 क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये इसको मान लिया हिट करता है ई पॉइंट पर, ये है ई पॉइंट, और इसको हिट करता है एफ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर हम लोग ट्राइंगल्स ले लेके चलेंगे, एक बार ये वाला लेंगे, फिर एक बार ये वाला लेंगे। ठीक है, तो वहां से मिटा देती हूँ मैं और लिखते हैं इसके बारे में। लिखेंगे नाउ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ए एफ ऑन लाइन पी डी। नाउ वी ड्रॉप अ perpendicular, now we drop a perpendicular AF on line PD, on line PD, then from ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा लेके चलेंगे हम लोग, लेंगे ये वाला ओ ई ए वाला, देन फ्रॉम ट्राइंगल ओ ई ए, ओ ई ए, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया
परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया ओ ई, अपॉन में परपेंडिकुलर है ओ ए, ओ ई, और जो ओ ए है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट से देख लिया x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ओ ई की वैल्यू यहाँ से आ गई x cos थीटा, इक्वेशन 2 हो गई थी 3। किसकी वैल्यू मिली यहाँ से? ओ ई की वैल्यू मिली क्या? x cos थीटा। नोट करो। और इसी डायग्राम से यानी ओ ई ए वाले से हिस्से से ही अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है ए ई, अपॉन हाइपोटेनस है ओ ई, ओ ए। तो ये यहाँ से आधा चल रही मतलब अलग चल रहा है। ए ई इज इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू है x, तो ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x साइन थीटा, इक्वेशन 4। अभी अपन ने क्या किया, इससे ओ ई की वैल्यू निकाल ली और ए ई की वैल्यूज निकाल ली। ओ ई की वैल्यू है x cos थीटा और ए ई की वैल्यू आ गई हमारे पास x साइन थीटा। अब आगे की क्लास में हम लोग इसी डेरिवेशन को आगे करेंगे। हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, कौन सा? FAP वाला, ठीक है, वो करके और हम लोग और वैल्यूज आगे निकालेंगे। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग अभी तक जब ट्रांसलेशन मोशन देख रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का, तब तो हम लोगों को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिल गई, लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड हो जाए किसी एंगल थीटा पे तो किस तरह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बदल जाती है। तो इस डेरिवेशन को ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।